हेलो एवरीवन, मैं मनदीप आपको स्वागत करता हूँ स्टडी ज्ञान कल्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको एकदम से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर के। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके एनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। आप चाहे रेलवे पुलिस का हो, रेलवे का हो या पुलिस का हो या दरोगा का हो या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का हो, सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। इवन कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, 10वीं के लिए भी उपयोगी है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। सारे हम तो कहते हैं दुनिया के जितना भी एग्जाम है, केवल नीट को छोड़ करके सारे एग्जाम में जोड़ी होगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय लेकर के आए हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बायोलॉजी के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द जो होता है बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में इसके जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में इसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान और बायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीव के जीवन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं या किसी भी जीव जंतु के जीवन के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। मतलब मान लो कि मैं मानव हूँ, कोई जानवर, पेड़ पौधा, जितने भी सजीव चीज़ है, उन सारे चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए समझ गया। अब बात आता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है सर जी? बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक की बात करें तो अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु जी बायोलॉजी के जनक है। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु साहब है। अगला है कि बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया? बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया? तो बाबू ये ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया, यानी यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा, यानी इसे ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है बाबू? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। क्लियर? इसके जनक कौन है? अरस्तु साहब है। ये किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब पूछेगा कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है? जैसे मान लो हमारे घर में कोई बेबी या बच्चा होता है, बबुआ होता है, उसका नाम कुछ रख देते हैं ना, दादा, मामा, पापा, कोई ना कोई इसका नाम रखता है, गोलू, मोलू, कुछ ना कुछ नाम रखता होगा। तो जो नाम रखता है तो कहते हैं ना इसका नाम पापा रखा है, इसका नाम मामा जी रखे हैं, कहते हैं। ठीक उसी तरह से बायोलॉजी का भी नामकरण किया है, उसका नाम था, बायोलॉजी का जो नामकरण किया है, मतलब नामकरण मतलब नाम रखा है, उसका नाम था लैमार्क। क्या नाम था बाबू? लैमार्क और ट्रिवीरेनस। दो वैज्ञानिक मिलकर ने इसका नाम रखा है, ट्रिवीरेनस। क्लियर है? ट्रिवीरेनस, ये दो वैज्ञानिक मिलकर के बायोलॉजी का नाम रखा है। कि आज से तो समझ में आएगा दोस्तों। पहला है कि बायोलॉजी का जनक किसे कहता है? तो अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु साहब कहता है। बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। पूछेगा कि इसका नामकरण किसने किया? तो लैमार्क और ट्रिवीरेनस साहब ने किया था, दो वैज्ञानिक मिलकर के किया था। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में पूछे कि लैमार्क और ट्रिवीरेनस में से किसने किया, मतलब दो ऑप्शन अलग अलग दिया रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लैमार्क जी को देंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा एग्जाम में? एकदम सिंपल तरीके से पूछता है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु साहब को कहते हैं। पूछेगा कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने किया था। पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द कहां से आया? तो ग्रीक से आया, यानी ग्रीक यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, हालांकि बायोलॉजी को हम बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य दो शाखा में इसको बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ पौधे के बहुत सारे टहनी होते हैं, उसके मुख्य टहनी होते हैं जिसमें ज्यादा लोड, ज्यादा वजन होता है। ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी के भी मुख्य दो शाखाएं हैं दोस्तों। जब दो शाखाएं हैं तो कौन कौन सी है? पहला है जूलॉजी। क्या दोस्तों? जूलॉजी। पहला है इसका जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान होता है। ठीक है, जंतु विज्ञान होता है। ठीक है, और दूसरा होता है बॉटनी। क्या होता है दोस्तों? बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। यानी जूलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान क्या होता है? जब हम किसी जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, मतलब जूलॉजी कहते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जब हम किसी एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं, यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति यानी पेड़ पौधा। जब हम किसी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्लियर? अब इन्होंने बहुत सारे इन सब चीजों का अध्ययन करने वाला ही कोई एक वैज्ञानिक होगा, तो इसका जो अध्ययन किया यानी कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का अध्ययन किया, उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है बाबू? अरस्तु। यानी हम कह सकते हैं कि जूलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु साहब है। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु है। दूसरा है बॉटनी। तो बॉटनी के जनक कौन है सच? हमको तो पता चल गया कि जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब है। तो बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक है बाबू थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब। तो थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। क्लियर? अब हम समझ गए। इसका फिर से रिवीजन करते हैं।
सबसे पहले कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, तो बायोलॉजी का नामकरण करने वाले एक वैज्ञानिक थे, दो, लेमार्क और ट्रिविलियनस। और लेमार्क और ट्रिविलियनस साहब ने इन दोनों मिलकर के बायोलॉजी नामकरण किया। तो ये बायोलॉजी नाम है, जो बायोलॉजी नाम कहां से आया सर, ये ना ग्रीक भाषा है यानी यूनानी भाषा है। क्लियर है? यानी बायोलॉजी को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और दूसरा है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। हालांकि इसके बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य दो शाखाएं हैं, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। इसके जनक कौन है, अरस्तु है। इसका जनक थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक बुक लिखा है, क्या लिखा है, एक बुक लिखा है, अरस्तु साहब ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हमको पता है कि अरस्तु जी ने जूलॉजी का अध्ययन किया है, और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जब हम जंतु का मतलब होता है एनिमल्स, और जब हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करें तो उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। यानी हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक किसने लिखा है, अरस्तु साहब ने। दूसरा थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है वो, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी है, थियोफ्रेस्टस। और हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक किसने लिखी है बाबू, अरस्तु साहब ने लिखी है। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। आगे पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का सबसे पहले, बायोलॉजी को हम कितने भाग में बांट कर पढ़ लिए, ये समझ गए। अब बायोलॉजी में सबसे पहले आता है कोशिका, यानी हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, आगे है सेल यानी कोशिका। जब हम कोशिका को पढ़ते हैं तो कोशिका का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है एकदम सूक्ष्म यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी हम कह सकते हैं कोशिका हमारे शरीर का एक इकाई है। शरीर का क्या है, इकाई है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग की इकाई क्या होता है, ईंटा होता है। सबसे छोटी कोशिका ईंटा, मान लो उसका ईंटा से मिला करके बना दीवार को एक सिस्टमेटिक ढंग से मिला दिए तो कमरा हो गया, और उस कमरे को भी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मिला दिए तो एक घर हो जाता है, और घर को बढ़िया से बना दिए बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। क्या होता है सेल यानी कोशिका के मेल से हमारा बनता है ऊतक। कोशिका के मेल से क्या बनता है बाबू, ऊतक। यानी टिश्यू हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाबू, टिश्यू यानी ऊतक हम बोलते हैं, ऊतक। यानी हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे ईंटा से अगर ईंट को मिलाया जाए सिस्टमेटिक ढंग से तो ईंटा से क्या बनता है, एक दीवार बनता है। इसी तरह से सेल है, सेल को अगर सिस्टमेटिक ढंग से मिलाते हैं तो क्या होता है, टिश्यू यानी ऊतक बनता है। ठीक है, और जब ऊतक को मिलाते हैं तो ऑर्गन बनता है। क्या बाबू, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी अंग बनता है, ऑर्गन यानी अंग। जैसे हमारा लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब हमारा क्या है, अंग हो गया। अगर अंग को भी सिस्टमेटिक ढंग से मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है बाबू, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। यानी इसको हम बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। इसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। अब हमारा बन गया जीव, यानी कोशिकाओं को मिलाए तो बना ऊतक, और ऊतक को मिलाए तो बन गया हमारा अंग, और अंग को सिस्टमेटिक ढंग से मिलाते हैं तो अंग तंत्र। जैसे मान लो कि पाचन तंत्र हो गया, ये कंकाल तंत्र हो गया। इसी तरीके से जब इस सबको सिस्टमेटिक ढंग से मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा जीव। अब बन गया जीव तैयार हो गया। अब पढ़ेंगे हम कोशिका के एक चीज टॉपिक करके। कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद टिश्यू, उसके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि कोशिका के जनक कौन है। दोस्तों कोशिका के जनक की बात करें, यानी इसके जनक की बात करें तो रॉबर्ट हुक साहब है। कौन है, रॉबर्ट हुक है। कौन है इसके जनक, रॉबर्ट हुक। 1665 की घटना है, सुनो कहानी। 1665 की घटना है। रॉबर्ट हुक साहब जाते हैं एक पेड़ के पास, और पेड़ के पास जाने के बाद वहां से कुछ छाल उधेर करके लाते हैं। क्या लाते हैं, छाल, यानी ऊपर वाला भाग होता है छिलका, उसको उखाड़ करके लाया, और अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से उसे झांक करके देखता है। ठीक है, तो झांक करके जब देखता है ना तो उसको कुछ आकृति उसमें दिखाई पड़ती है, और वो आकृति लगता है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान हो। कैसा हो, मधुमक्खी के छत्ते के समान हो। तो उन्होंने पहली बार एक पेड़ के पास जाता है और वहां से छाल लाता है, यानी उसी को कॉर्क बोलते हैं, छाल लाता है, उसमें झांक के देखता है तो कैसा दिखता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो उसी का नाम शुरू में इन्होंने रखता है सेला। क्या रखता है बाबू, सेला। और धीरे धीरे होने के बाद इसका नाम ही क्या पड़ जाता है, सेल यानी कोशिका। तो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। यानी हम कह सकते हैं ये कैसी कोशिका खोज की थी, मृत कोशिका खोज की। यानी रॉबर्ट हुक साहब ने कैसी कोशिका खोज की, तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका। यानी कहेगा कि मृत कोशिका यानी डेड सेल। क्या होता है इसको, डेड सेल यानी डेड सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। रॉबर्ट हुक कैसी कोशिका, तो डेड सेल यानी मृत कोशिका खोज की। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया, मृत कोशिका तो पढ़ा हमने, लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका खोज करने वाले नामक एक वैज्ञानिक है, इसका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। आपको इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि लीवेनहॉक। कौन था, लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक जिसका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक, पूरा नाम था, आपको लीवेनहॉक याद करना है। ठीक है, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था, जीवित कोशिका खोज किसने किया था बाबू, तो लीवेनहॉक साहब ने किया था। कौन था, लीवेनहॉक।
लीवेन हॉक। और मृत कोशिका की खोज किसने किया था? हुक ने किया था, हुक। और जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेन हॉक साहब ने किया था। क्लियर? अब सुनो एंटनी वॉन लीवेन हॉक साहब की कहानी। एंटनी वॉन लीवेन हॉक जो थे एक दिन गए मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद क्या हुआ ना, एक बारिश का मौसम था, बारिश सुहाना, बारिश कादो कीच होता है ना रास्ते में, कादो कचरा उचरा पैर हाथ में लग गया। लग जाने के बाद जब मार्केट से वापस घर आते हैं तो उनके पैर में हाथ में खुजली सा होता है, इचिंग से महसूस होता है। वैज्ञानिक दिमाग क्या किया, सारे नाखून में से कचरा निकाल करके, पैर के नाखून हाथ के नाखून में से निकाल करके एक जगह रखा, और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से झांक करके देखा तो उसमें लगा कि कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया कुछ कार्य एक्टिविटी कर रहा है। जैसे हम लोग जैसे जीव करता है वैसे ठीक उसी तरीके से वो कर रहा है, प्रजनन भी कर रहा है, भोजन भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो कैसे कोशिका था? जीवित कोशिका था। तो हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटनी वॉन लीवेन हॉक साहब ने किया था। क्लियर है? एंटनी वॉन लीवेन हॉक साहब ने कोशिका खोज किया था। वो कोशिका कैसा था? तो जीवित कोशिका, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि लिविंग सेल था। कैसा सेल था? लिविंग सेल था, लिविंग सेल था। कौन सा सेल? लिविंग सेल। और जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं की खोज किया था। क्लियर है? कोशिका समझ गए बाबू? फिर से हम रिवीजन करते हैं। कोशिका क्या होता है? कोशिका का मतलब होता है कोशिका जीवन का एक इकाई है, हमारे शरीर का इकाई है, उसे हम कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की ये इकाई है, ठीक है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्लियर है? अब हम समझ गए कि कोशिका के जीवित कोशिका कौन था और मृत कोशिका कौन था। आगे हम पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होता है, लंबा में, चौड़ा में, मोटा में, बड़ा में, किसका कितना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि जब कोशिका की बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसका है, तो बाबू सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना वो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। किसका होता है बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका इसी का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा का। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग इसका वजन 1.6 kg का होता है। लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 kg का होता है। कितना होता है बाबू? 1.5 kg का। यानी पाउंड की अगर बात करें लगभग 3 पाउंड का होता है। कितने पाउंड का होता है? लगभग 3 पाउंड का होता है, यानी लगभग 1.5 kg का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग 5 से 6 इंच तक का होता है। 5 से 6 इंच तक का। कितना होता है बाबू? 5 से 6 इंच तक का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होगा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका किसका होगा? सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा है, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका किसका होगा? तो माइकोप्लाज्मा का होगा। किसका होगा दोस्तों? तो माइकोप्लाज्मा का होगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा का जो कोशिका होगा सबसे छोटी कोशिका होगा। ये एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है जिसका नंबर 3 पूछेगा कि सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें ना, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन था? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम, जो कि महिलाओं में होता है। क्या होता है बाबू? ओवम, यानी अंडाणु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु, महिलाओं में होता है। दूसरा आगे है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? सबसे छोटी कोशिका, बड़ी तो हम समझ गए लेकिन छोटी कोशिका किसका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होता है आपका स्पर्म। क्या होता है बाबू? स्पर्म होता है। स्पर्म जो पुरुष का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। यानी हम कहते हैं ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें लगभग 5 से 6 इंच का होता है। ठीक है, पाउंड में पूछे तो लगभग 3 पाउंड का होता है। 1 पाउंड के बराबर, 1 पाउंड लगभग कहे तो लगभग 1 पाउंड लगभग मानो ना आधा kg का होता है, यानी कि 460 ग्राम लगभग होता है। 460 ग्राम का 1 पाउंड होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 पाउंड लगभग आधा kg का होता है। तो कितने पाउंड का होता है? 3 पाउंड, लगभग 1.5 kg का होता है, यानी 3 पाउंड का अंडा होता है। किसका? शुतुरमुर्ग के अंडा का। ठीक है, छोटी कोशिका होता है सबसे ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, जो कि मानव में पूछे सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो ओवम यानी अंडाणु होता है। पूछे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो शुक्राणु यानी स्पर्म पुरुष में होता है। पूछे कि सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, यानी मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें, बाबू सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है ना मानव में सबसे लंबी कोशिका, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूरॉन होता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का होता है मस्तिष्क में होता है बाबू, मस्तिष्क यानी मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क के इकाई को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे हमारे जीवन यानी हमारे शरीर के इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। इस तरह से न्यूरॉन यानी मस्तिष्क के इकाई को हम क्या बोलते हैं बाबू? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? अब लेकिन सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन। फिर से चलो पूछेगा कि ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका किसका है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, लगभग 1.5 kg का होता है, 5 से 6 इंच का होता है। क्लियर? दूसरा सबसे छोटी कोशिका किसका है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। पूछेगा सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका है? तो ओवम यानी अंडाणु का होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? स्पर्म का होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो न्यूरॉन यानी मस्तिष्क में होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के इकाई होते हैं, उससे हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर यानी बॉडी की इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका, जीवन की इकाई को हम कोशिका कहते हैं, इसी तरह से मस्तिष्क की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर?
चलिए आगे हम पढ़ेंगे, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।